हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम जो इस प्लेटफॉर्म पे जो सेकंड ग्रेड का हमारा हिंदी का सिलेबस है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने जो पीछे है वो विकारी शब्दों के बारे में पढ़ा है, जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण है। आज इस क्लास के अंदर हम अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, यानी अविकारी शब्द क्या होते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अब चाहे आप सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़ जाइए अगर आपकी हिंदी भाषा लगती है। पीछे हमने फर्स्ट ग्रेड का कोर्स है वो अच्छे से किया था और उसकी सारी वीडियो है वो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ग्रेड के नाम से, वहां पर आपको मिल जाएगी। और इसकी भी मैंने एक सेकंड ग्रेड के नाम से प्लेलिस्ट बना दी, वहां पर ये कंटिन्यू सारी वीडियो है वो आपको मिल जाएगी। तो एक नंबर से लेकर आप शुरुआत से सारी वीडियो देखते रहिए। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। किसी भी प्रकार का आपको कंफ्यूजन, डाउट रहता है तो आप मेरे को निसंकोच कमेंट कर सकते हो। बात करते हैं हम अविकारी शब्दों की, यानी जो अविकारी शब्द है उसका दूसरा नाम अव्यय भी है। और अव्यय का मतलब होता है अधन व्यय, जिसको खर्च न किया जा सके, खर्च नहीं कर सके, जिसको हम खर्च नहीं कर सके, उस अव्यय का मतलब ये होता है। अब देखिए अव्यय क्या है, खर्च नहीं कर सके, इसका मतलब है कि इसके अंदर परिवर्तन नहीं होता है। जिस प्रकार हम जो शब्द बनाते हैं, जैसे शब्द निर्माणकारी शक्तियां, तो हमने जैसे हार शब्द था, हार शब्द था तो उसके हमने उप लगाया तो उपहार बन गया, परि लगाया तो परिहार बन गया। इस प्रकार जो शब्द है उसमें परिवर्तन हो रहे थे, परंतु जो ये शब्द है, जो अव्यय शब्द होते, इसके अंदर ऐसे परिवर्तन नहीं होते। परिभाषा की बात करें हम, वे शब्द जिनमें लिंग, हिंदी के अंदर जो लिंग होते हैं हमारे सिलेबस के अंदर भी दे रखा, हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। वचन, कारक और पुरुष के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। लिंग जो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, वचन, एक वचन, बहुवचन, ठीक है। कारक होते हैं, 8 कारक होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इनको अच्छे से देखेंगे। पुरुष जो हमने पढ़ा है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, तो इनके कारण इसके अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जिस प्रकार हमने देखा कि कोई भी जो हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात करें तो हमने देखा कि स्त्री के लिए जिसे हम कहते हैं कि राम स्कूल जाता है तो वो एक पुल्लिंग है। फिर हम कहेंगे सीता स्कूल जाती है, तो क्रिया में परिवर्तन आ गया, यानी वहां पर जाता था और यहाँ पर जाती हो गया, तो ये परिवर्तन हो रहा है। वचन एक वचन होता है, बहुवचन होता है, तो हम कहें लड़का तो एक होता, फिर कहेंगे लड़के तो उसमें परिवर्तन हुआ। ऐसे परिवर्तन है वो हमारे अव्यय में नहीं होते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। तो ये तो इसकी सिंपल सी एक परिभाषा हो गई जो आपको मोटा मोटी दिमाग में रखनी है कि अव्यय क्या होते हैं। अव्यय वो होते हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसको खर्च नहीं किया जा सकता, उसके नाम से ही पता चल रहा है। तो लिंग, वचन, कारक जो पुरुष है, इनकी कारण जो हमारी जो व्याकरण की जो अन्य जो चीजें, उनसे इसी के अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। अब इनके प्रकारों की बात करें हम, तो देखिए अव्यय है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार है वो निपात भी माना गया, वैसे 5 प्रकार हो जाते हैं, ठीक है, परंतु मुख्य रूप से वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, आगे है और प्रकार। दूसरा जो हमारा प्रकार है वो है संबंध बोधक या संबंध वाचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, जिसको द्योतक भी बोला जाता है। और जो नोट में मैंने लिखा है 5वां जो प्रकार है वो है निपात, ठीक है। तो ये हमारे 5 प्रकार हो गए, 4 प्रकार जैसे मुख्य हो गए और एक निपात, यानी कई गाइडों के अंदर 5 प्रकार दे रखे हैं, तो आपको दिमाग में रखना है निपात भी इसका एक प्रकार है। तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, और 5वां निपात हो गया। ये है। अब इन पांचों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। जिस प्रकार हमारे विकारी शब्द थे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, वो 4 प्रकार के थे, तो इसी प्रकार जो अव्यय, इसको 5 प्रकार में विभाजित किया गया है। पहला जो प्रकार है वो है क्रिया विशेषण। अब यहां पर देखना, इसके नाम से ही पता चल रहा है, क्रिया, क्रिया हमने पढ़ा है, तो क्रिया और विशेषण भी हमने पढ़ा, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। अब क्रिया विशेषण क्या होगा कि क्रिया की विशेषता बताएगा, क्रिया की विशेषता बताएगा। अब क्रिया वो अलग अलग तरीके से होगी।
देखिए, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। सामान्यतः वाक्य में क्रिया की चार प्रकार से विशेषता बताई जाती है। यदि क्रिया वो जिस प्रकार अलग अलग जगहों के हिसाब से जो जहां जहां घटित होती है उसके हिसाब से उसको अलग अलग प्रकार में विभाजित किया गया है। तो देखिए, पहली है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो स्थान जहां पे वो घटित होगी, जिस पर्टिकुलर स्थान पे घटित होगी उसके हिसाब से क्रिया की विशेषता बताई जाएगी। जैसे ऐसे अव्यय शब्द जिससे क्रिया के घटित होने के स्थान का ज्ञान हो, यानी स्थान का पता चले कि क्रिया कहाँ हुई है, क्रिया कहाँ हुई है, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहां, वहीं, कहीं, ऊपर, नीचे, बाएं, पास, दूर, अंदर, बाहर, सामने, निकट आदि। यानी ये जो सारे शब्द है ये अव्यय शब्द है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। जहां फिर भी काम में लेते हैं, जैसे अंदर है तो इस अंदर का क्या बहुवचन बनाएंगे हम, अंदर का क्या बहुवचन बनाएंगे। दूसरी बात है, ये अंदर शब्द चाहे हम स्त्री के लिए काम में ले, हम कहें वह अंदर बैठी है या वह अंदर बैठा है, तो अंदर शब्द तो वो का वही रहेगा, चाहे वो लड़के के लिए काम में ले या फिर लड़की के लिए काम में ले, यानी इसके अंदर जो परिवर्तन नहीं होता। तो ये जो शब्द है, ये हमारे जो ऐसे शब्द आए, ये एक स्थान का बोध करवाते हैं, हमें पता चलता है कि क्रिया कहाँ संपन्न हो रही है। उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण में है, रमेश छत पर बैठा है, सुरेश कमरे के अंदर बैठा है। अब देखिए, ये पर आया, मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किए, अंदर के अंडरलाइन किए। तो अब देखिए, इसमें हमें पता चलेगा कैसे कि ये क्रिया विशेषण है या संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है, अलग अलग। तो देखिए, हमने ऊपर जो लिखे, तो अब देखिए रमेश छत पर बैठा, हमने लिखा रमेश, रमेश कहाँ बैठा है, तो आंसर आया छत पर, छत पर। समझ में आया। तो ये जो पर है, ये क्या है, विभक्ति इसमें लगी हुई है जो अव्यय है। सुरेश कमरे के अंदर बैठा, तो सुरेश कहाँ बैठा है, तो कमरे के अंदर, तो ये अंदर, अंदर, ये पर, इसमें परिवर्तन नहीं आते हैं। समझ में आ गया। तो इससे स्थान का पता चल रहा है, हमें स्थान का पता चल रहा है। तो जहां से स्थान का पता चले, स्थान का बोध हो, स्थान की जानकारी हो, तो वो है, वो स्थानवाचक के अंदर काउंट हो जाएंगे। जो क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण का जो पहला जो पार्ट किया गया, पहला जो प्रकार बताया गया स्थानवाचक। पहचान कैसे करेंगे हम, क्रिया से पूर्व कहां प्रश्न सूचक शब्द जोड़कर प्रश्न किया जाएगा, जो उत्तर प्राप्त होगा वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। यानी कहां से प्रश्न करना है, तो हमने प्रश्न किया रमेश कहां पर बैठा है, तो छत पर। तो सुरेश कहां पर, सुरेश कमरे के अंदर था, तो सुरेश कहां पर था, तो कमरे के अंदर। तो ये जो है हमारे कहां से जो प्रश्न करेंगे उससे हमारे को जो आंसर मिलेगा, उससे पता चलेगा कि वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा हमारा है रीति। रीति का मतलब होता है तरीका वाचक क्रिया विशेषण, किस तरीके से कोई क्रिया है वो संपन्न हुई है। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विधि या रीति को व्यक्त करे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे धीरे, तेज, जोर से, सने सने, जल्दी, अचानक आदि। यानी वो क्रिया किस प्रकार संपन्न हो रही है, उसके जो करने का जो तरीका वो पता चले हमें। पहचान क्या है, क्रिया से पूर्व कैसा या कैसी प्रश्न सूचक शब्द जोड़कर प्रश्न किया जाएगा, जो उत्तर प्राप्त होगा वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। यानी तरीकेवाचक, जो रीतिवाचक या तरीकेवाचक होगा उसको हम कैसा या कैसी से प्रश्न करेंगे। स्थानवाचक में तो हमने कहां से प्रश्न किया था। उदाहरण देखिए, अचानक वर्षा हुई, तो हम कहेंगे कैसे वर्षा हुई, कैसे वर्षा हुई, तो हम कहेंगे अचानक, अचानक। प्रार्थी ने विनय पूर्वक निवेदन किया, प्रार्थी ने कैसे निवेदन किया, विनय पूर्वक, विनय पूर्वक। तो ये जो ऐसे है तो उसे पता चलेगा हमारे को कि ये रीतिवाचक यानी जो तरीकेवाचक है, किस तरीके से जो काम किया जा रहा है। आगे थे, आपको किसी भी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन रहता है तो आप मेरे को निसंकोच कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कालवाचक क्रिया विशेषण, काल का मतलब होता है समय, तो समय का पता चलेगा इससे।
ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने का समय व्यक्त करे उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे प्रातः, सवेरे, कब, जब, तब, रात को, दिन में, दोपहर में, यानी किस समय हुआ है। तो इसमें हम कब लगाएंगे, नोट में लिखा कब लगाकर प्रश्न बनाना है, जो उत्तर आएगा वही कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। ज्यादा हार्ड नहीं है, एक बार समझना, अच्छे से समझ जाओगे फिर इसका क्वेश्चन आपकी गलत नहीं होने वाला है, पर समझना थोड़ा अच्छे से है, आपको हार्ड नहीं है ये टॉपिक। उदाहरण देखिए, मैं जब आया तब दरवाजा बंद था। मैं कब आया, जब दरवाजा बंद था। तो कहने का मतलब जब हुआ तब, तो इससे ऐसे ही पता चल रहा है कि समय का बोध हो रहा है, समय का बोध हो रहा है। तो जिसके अंदर समय का बोध हो उस वाक्य से हमें समय की जानकारी मिले, ठीक है, तो वो क्रिया जो हमारा कालवाचक है उसमें आ जाएगा। राकेश को मैंने आज सवेरे देखा। राकेश को मैंने कब देखा, आज सवेरे। राम सुबह जयपुर गया। राम कब जयपुर गया, सुबह। तो इससे जो ऐसे जो है वो क्या है, हमारे कालवाचक के अंदर काउंट होंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण। अब है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वह क्रिया विशेषण जो क्रिया की मात्रा या नापतोल संबंधी विशेषता बताए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे इतना, उतना, जितना, कम, ज्यादा, पर्याप्त, काफी, न्यून, अल्प, अधिक आदि। तो इससे हमारे को उसकी मात्रा का बोध होगा, उसके परिमाण का बोध होगा। नोट, कितना, कितनी लगाकर प्रश्न करना है, जो उत्तर मिलेगा वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो हमारे सामने चार चीजें निकल के आ गई है, यानी स्थान की बात है तो कहां से प्रश्न करना है, स्थान की बात आएगी। समय की बात आएगी तो कब से करना है। परिमाण की बात आएगी कितना, कितनी से करना है। रीति या तरीका की बात आएगी तो कैसा, कैसी से प्रश्न करना है। तो ये चारों शब्द है जो आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं कि प्रश्न किस प्रकार से करना है। जैसे ही वो सेठ बैठेगा वहां पर उसके हिसाब से उसमें, और वैसे भी जैसे ही आप ये उदाहरण देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। उदाहरण देखिए, उदाहरण में दे रखा है दिनेश पर्याप्त मात्रा में अध्ययन करता है। दिनेश कितना अध्ययन करता है, पर्याप्त मात्रा में। महेश बहुत ज्यादा बोलता है। महेश कितना बोलता है, बहुत ज्यादा। कल बहुत बरसात हुई। कल कितनी बरसात हुई, बहुत ज्यादा। तो ये जो बहुत, जो पर्याप्त, ऐसे जो शब्द आए तो उससे पता चल जाएगा हमारे को उसके परिमाण या नापतोल की बात हो रही है। तो ये जो चार प्रकार थे जो हमारे क्रिया विशेषण के थे, स्थान से संबंधित थे, रीति से संबंधित थे, परिमाण से संबंधित थे और एक काल से संबंधित थे। तो ये चार प्रकार है जो हमारे क्रिया विशेषण में आएंगे। जो पहला ही प्रकार था अव्यय का। अब पर क्रिया विशेषण। पर क्रिया विशेषण का मतलब, पर का मतलब पर हो गया जो, और क्रिया और विशेषण। तो क्रिया विशेषण की जो विशेषता बताए, जिस प्रकार हमारा जो पर विशेषण था, पर विशेषण, पर विशेषण उसी प्रकार है जो पर क्रिया विशेषण है, यानी क्रिया विशेषण की जो विशेषता बताए। जैसे क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को पर क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत ज्यादा, तो ज्यादा तो है, ज्यादा तो आ गया, ज्यादा आ गया तो क्रिया विशेषण हो गया, ज्यादा आया तो क्रिया विशेषण हो गया। परंतु जब आए बहुत ज्यादा, भाई हमारे को इसके नापतोल का जो पता चल रहा है, उसकी मात्रा का पता चल रहा है, तो परिमाण का पता चल रहा है, तो ज्यादा से ही चल जाता। परंतु ये बहुत ज्यादा आया ना, तो बहुत ज्यादा है, वो क्या, पर क्रिया विशेषण, पर क्रिया विशेषण है। जैसे हम कहें कि वहां पर ज्यादा बरसात हुई, एक तो ऐसे कहें, एक वहां पर बहुत ज्यादा बरसात हुई, कहने का हद से ज्यादा। उदाहरण देखिए, ममता काफी अटक अटक कर उच्चारण करती है। हम कहें ममता अटक अटक कर उच्चारण करती है, ममता अटक अटक कर उच्चारण करती है, ठीक है। अब अटक अटक कर जो क्रिया विशेषण हो गए, अब जो काफी अटक अटक कर, यानी बहुत ही ज्यादा वो अटक अटक कर बोलती है, तो ये काफी आए तो वो क्या हो जाएगा, पर क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब दूसरा जो है वो है संबंध बोधक। संबंध क्रिया विशेषण हमने देख लिया, अब है संबंध बोधक। आगे देखिए इसके बारे में, वे अभिकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त दूसरी संज्ञा से बताते हैं, संबंध बोधक कहलाते हैं। संबंध का मतलब होगा दो के बीच में होगा, भाई संबंध है, जब संबंध की बात आएगी तो दो के बीच में, अकेले में तो कोई संबंध है नहीं। तो कहने का मतलब वे अभिकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद
प्रयुक्त होकर उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त दूसरी संज्ञा से बताते हैं, यानी एक संज्ञा का संबंध दूसरी संज्ञा से यह सर्वनाम से बताते हैं, संबंध बोधक कहलाते। जैसे प्यास के मारे मेरा दम निकला जा रहा था, तो के मारे यानी उसके जो दम निकलने का जो कारण था वो ये नहीं कह रहा है कि भूख के कारण मेरा दम निकला है, इसका इससे संबंध है प्यास से, यानी प्यास के कारण उसका दम निकल रहा है। रमेश का घर मेरे घर के सामने, के सामने, ये सामने यानी जो रमेश का घर है वो आपस में आमने सामने है, इसका और रमेश का दोनों का घर आमने सामने, ये दूसरे की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है रमेश का घर मेरे घर के सामने है, तो इसका इससे संबंध है। तो अब देखिए के मारे, के सामने, ये से शब्द देखो पहचान की बात करें, का, के, की प्लस अविकारी शब्द, तो जैसे के मारे, ये मारे क्या अविकारी शब्द है, ये अविकारी शब्द है, उसके पहले क्या आएगा, के आ जाएगा, का आ जाएगा, की आ जाएगा, फिर अविकारी शब्द आएगा। संबंध बोधक अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होते हैं। दूसरी बात है कि ये संज्ञा और सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होते हैं। अब एक बार मैं थोड़ा इरेज करता हूं, वो भी आपको बता देता हूं। पहला तो क्या कह रहा है, ये पहला तो ये कह रहा है कि का, के, की प्लस अविकारी शब्द आएगा, यानी जो हम इसकी जो पहचान करेंगे संबंध बोधक की, तो इसमें क्या होगा कि पहले तो का, के, की आएगा, तो देखिए यहाँ पर के आया, ठीक है, यहाँ पर भी के आया, इनमें से के आ सकता है, का आ सकता है, की आ सकता है, फिर अविकारी शब्द आएगा, तो ये अविकारी शब्द सामने, के मारे, ये अविकारी शब्द है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। संबंध बोधक अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होंगे। अब संज्ञा और सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होंगे। देखो प्यास, प्यास एक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। अब देखिए घर, घर क्या एक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, तो ये इसके बाद में आएगा, तो देख ली संज्ञा सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होते हैं जो संबंध बोधक अविकारी शब्द होते हैं। तो दोनों ही जो बातें यहाँ पर मैंने पहचान के अंदर लिख दी है कि किस प्रकार ये आएंगी। देखिए उदाहरण देखते हैं हम। ज्यादा से ज्यादा अभ्यास खुद से करना पड़ेगा, एक दो उदाहरणों से ही अच्छे से आपको हाँ समझ में तो आ जाएगी चीज, पर उतना पारंगतता आपके अंदर नहीं आएगी। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा उदाहरण खुद से देखिए, जितने ज्यादा आप खुद से अभ्यास करोगे उतना ज्यादा आप अच्छा रिजल्ट प्राप्त करोगे। जैसे राम की अपेक्षा श्याम विनम्र है, और देखो की अपेक्षा, दिलीप की पुस्तक के ऊपर मेरा पेन रखा के ऊपर, मैं अध्यापक जी के साथ गया के साथ, तो ये देखो, अब देखो ये तो आ गया हमारा वो पहला जो नेम बता रहा था कि उसके बाद में अवे आएंगे, देखो के और यहाँ पर की आया, उसके बाद देखो अपेक्षा ऊपर और की साथ, ये क्या है अविकारी शब्द है। आगे इसके अंदर जो ये के ये लगा हुआ जो हमने पहचान के अंदर देखा। दूसरी बात ये कह रहा है जब भी अवे आएंगे उससे पहले है वो संज्ञा या सर्वनाम आएगा, तो अध्यापक जी संज्ञा है, पुस्तक संज्ञा है, राम संज्ञा है। समझ में आ गया। तो राम की अपेक्षा श्याम विनम्र है, दोनों का आपस में संबंध है कि राम है वो थोड़ा उग्र है और जो श्याम है वो थोड़ा विनम्र है। दिलीप की पुस्तक के ऊपर मेरा पेन रखा है, इसका संबंध है कि जो मेरा पेन रखा है ना वो दिलीप की पुस्तक के ऊपर रखा हुआ है, दूसरे की ऊपर नहीं है, ठीक है। जैसे ये कहे यानी उस पर दिलीप नाम लिखा हुआ है तो पता है कि दिलीप की पुस्तक है, कोई आदमी कहे कि जा मेरा पेन लेके आओ, कहाँ रखा हुआ है, तो ये कहेगा कि दिलीप की जो पुस्तक है ना उसके ऊपर रखा हुआ है। मैं अध्यापक जी के साथ गया, तो इसका संबंध है कि मैं साथ गया था, किसके साथ अध्यापक जी से। तो ऐसे जो उदाहरण है वो हमारे इसके अंदर काउंट होते हैं संबंधवाचक। नोट में लिखा यदि किसी विभक्ति के बाद क्रिया विशेषण रहे तो वह संबंध बोधक बन जाता है। जैसे अब देखिए यदि किसी विभक्ति के बाद क्रिया विशेषण, यानी ये क्रिया विशेषण है, कौन सा क्रिया विशेषण, जैसे ये साथ ऊपर अपेक्षा, तो ये कह रहा है कि जो क्रिया विशेषण है वो विभक्ति के बाद हो। जैसे ये विभक्ति है के, जो कारक पढ़ेंगे तो कारक में हमें पता चलेगा कर्ता ने, ठीक है, कर्म को, करण छे, तो ये विभक्तियां हैं सारी, ये विभक्तियां है। तो ये कह रहा है कि यदि किसी विभक्ति के बाद क्रिया विशेषण रहे तो वह संबंध बोधक बन जाता है, यानी जो साथ ऊपर अपेक्षा ये जो क्रिया विशेषण है अगर इसके साथ में कोई विभक्ति लगी हो, अकेले हो तब तक क्रिया विशेषण है, और अगर इसके साथ में कोई विभक्ति लगी हो तो ये क्या हो जाएगा हमारा संबंध बोधक बन जाएगा। आगे देखते हैं संबंध बोधक कैसे बनेगा। जैसे सेनाएं आगे बढ़ी, अब जो आगे है ना आगे बढ़ी, सेनाएं आगे बढ़ी, तो वो क्रिया विशेषण है,
वो क्या है, क्रिया विशेषण है। हमने ऊपर देखा है क्रिया विशेषण के बारे में, तो आगे है वो क्या है, क्रिया विशेषण। अब सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, ये संबंध बोधक है। अब देखो सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, अब देखो ये विभक्ति आ गई, ऐसी विभक्ति आ जाए तो भी ये क्या हो जाएगा, संबंध बोधक हो जाएगा। उसमें जो का के की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर का के की बात नहीं हो रही है। ये कह रहा सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, तो ये विभक्ति आ गई, इसलिए ये संबंध बोधक हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना अगर विभक्ति साथ में लगी हो। मोनू ऊपर बैठा है, तो ऊपर बैठा है तो हमें स्थान का पता चल रहा है, तो ये क्रिया विशेषण हो गया स्थानवाचक। परंतु मोनू छत के ऊपर बैठा है, छत के ऊपर बैठा संबंध बोधक हो जाएगा, यानी उसका इससे संबंध है। छत के ऊपर बैठा तो इससे इसका संबंध है, तो इसको हम संबंध बोधक में ले जाएंगे। अव्यय तो है ही है भाई, अव्यय तो है ही है, पर अब जो अलग अलग प्रकारों की बात आ जाए, अलग अलग आपको पूछ ले वहां पर, ठीक है। जब तक अव्यय पूछे आपको तो भाई ये अव्यय है, कौन से वाक्य में अव्यय का प्रयोग हुआ है, या फिर जैसे विकारी शब्दों के बारे में पूछ ले अलग अलग। परंतु अगर उसका अव्यय में अलग अलग प्रकार पूछ ले, भाई संबंध बोधक है, क्रिया बोधक है, ये सो सारे, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि ये क्या है, ये हमारा संबंध बोधक के अंदर काउंट हो जाएगा। फिर आगे देखिए 3 नंबर, 3 नंबर है समुच्चय बोधक, जिसको हम योजक शब्द भी कहते हैं। समुच्चय अर्थात समूह, समुच्चय का मतलब क्या होता है, समूह होता है, जो समूह की बात की जाएगी। दो शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों को परस्पर जोड़ने या अलग करने वाले अवयवों को समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, यानी इसके भी 4 प्रकार, जिस प्रकार क्रिया विशेषण के 4 प्रकार किए गए थे, उसी प्रकार इसके भी 4 प्रकार किए गए। संबंध बोधक वो अकेला था। कौन कौन से, संयोजक है, विभाजक जिसको विकल्प भी बोला जाता है, विरोध दर्शक है, और परिणाम दर्शक है। यहाँ पर देखो वहां पर परिमाण था, परिमाण था, और यहाँ पर परिणाम, परिणाम का मतलब होगा जो हमारा जो रिजल्ट आता है परीक्षा परिणाम, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्ट की बात हो रही है, और यहाँ पर क्या है, जो मात्रा की बात हो रही थी, मात्रा जो नापतोल होता है। तो परिमाण और परिणाम में अलग अलग ध्यान में रखना। आगे देखो, पहला है संयोजक, दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों में संयोग स्थापित करने वाले अव्यय शब्द आते हैं, जैसे और वह, ये याद रखना, और वह, जो इसको जोड़ने का काम करेंगे। उदाहरण देखिए, राम और श्याम मेरे मित्र है, तो दोनों ये मित्र है, तो और इसके अंदर विभक्ति आ गई। मोहन पढ़ता है और राधा खेलती है, तो और बीच में आ गया, तो और वह आए, और आए और वह आए, तो वो संयोजक यानी जोड़ने का काम करते दोनों। तो राम और श्याम मेरे मित्र है, तो और बीच में आ गया। मोहन पढ़ता है और राधा खेलती है, तो और से इस वाक्य को जोड़ा गया है। छोटे छोटे ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, सिंपल से अच्छे से याद हो जाएगा, और ज्यादा से उदाहरण देखोगे तो आपको अच्छे से ध्यान में आएगा। ही विभाजक यानी विकल्पक, यानी विभाजन होगा इसके अंदर, उसमें संयोग हो रहा था। दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों में विभाजन प्रकट करने वाले अव्यय शब्द या विकल्प प्रस्तुत करने वाले अव्यय शब्द आता है, जैसे या, अथवा, वा, चाहे तो, नहीं तो आदि ऐसे शब्द इसके अंदर आएंगे। उदाहरण देखिए, या तो टीवी देखिए या पढ़ लीजिए, यानी दोनों काम एक साथ नहीं होंगे, इसको अलग अलग कर दिया गया है। तो वाक्य में इसको पढ़ोगे आप वाक्य को, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा, यानी दोनों में से एक काम करिए, तो या आ गया। देखिए, मैं जाऊंगा या राकेश जाएगा, कहने का मतलब यानी ये कहीं जैसे कोई प्रोग्राम में जाना हो या कहीं भी जाना हो, तो ये कह रहा है या तो मैं जाऊंगा या फिर राकेश जाएगा, दोनों एक साथ नहीं जाएंगे, दोनों अलग अलग हो गए, दोनों अलग अलग हो गए। आगे देख, 3 नंबर की बात करें, विरोध दर्शक, इसके अंदर विरोध प्रकट होगा। पहले वाक्य में व्यक्त कथन का, दूसरे वाक्य में खंडन या विरोध प्रकट करने वाले अव्यय शब्द आते हैं, जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, वरन, बल्कि, पर, अपितु आदि, यानी इससे विरोध का भाव प्रकट होगा। उदाहरण देखिए, मैं पढ़ता तो बहुत हूं किंतु समझ नहीं आता, तो कहने का मतलब हमारे को इससे विरोध लगता है। विरोध क्यों लगता है कि भाई जब पढ़ते हो, ज्यादा बार बार पढ़ते हो तो समझ में आना चाहिए, पर ये कह रहा है कि मैं पढ़ता तो बहुत हूं पर समझ में नहीं आता, तो हमारे को ऐसा लगता है इसमें विरोध की भावना है। क्यों है विरोध की भावना? क्योंकि अगर ज्यादा पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। भाई करत करत अभ्यास की जड़मती हो, तो सुजान रसरी आवर्त जात के शील पे पढ़त निशान, बार बार अभ्यास करोगे तो वो अच्छे से याद होगा। तो इसमें विरोध हमारे को दर्शन दिखाई दे रहा है।
आगे हमारा परिणाम दर्शक, पहले वाक्य में अभिव्यक्त कथन का, दूसरे वाक्य में परिणाम प्रस्तुत करने वाले अव्यय शब्द आते हैं, जैसे इसलिए, अतः, ताकि, अन्यथा, क्योंकि आदि। उदाहरण देखिए, मैं जा नहीं पाया, मैं जा नहीं पाया क्योंकि मेरा स्वास्थ्य खराब था। कहने का मतलब इसका रिजल्ट आया है कि भाई मैं नहीं जा पाया, उसका रीजन था, उसका कारण था कि मेरा स्वास्थ्य है वो खराब था, मैं बीमार था। मैं जा नहीं पाऊंगा, अतः तुम्हें जाना होगा। कहने का मतलब मैं नहीं जा पाऊंगा इसलिए आपको जाना होगा। तो ऐसे शब्द इसलिए, अतः, ताकि, अन्यथा, क्योंकि, इनको आपको याद करना पड़ेगा। आगे अब हमारा जो 4 नंबर का प्रकार है वो है विस्मयादि बोधक यानी द्योतक शब्द। जिन अव्यय शब्दों से वक्ता या लेखक के मनोवेग अर्थात भय, विस्मय, शोक, घृणा, उद्वेग आदि प्रकट हो, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक वो चिन्ह है जिसके अंत से हमारे को आश्चर्य हो, उससे आश्चर्य प्रकट हो, हमारे जो मन के जो भाव है वो प्रकट हो। उसके अंदर जरूरी नहीं आश्चर्य भी हो, इसके अंदर देखो शोक है, घृणा है, विस्मय, उद्वेग सारे ही होते हैं, जो हमारे मन के जो भाव होते हैं, जो भाववाचक जो संज्ञा में पड़ा तो वो भाव। उदाहरण देखिए, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहाँ कहूं मैं नाथ, यानी ये तुलसीदास को उसकी पत्नी है जो रत्नावली, उसने ये कहा था। दिख जीवन जो पाता ही आया है विरोध, तो ये देखो दिख शब्द आ गया। अबे सुन बे गुलाब निराला कुकुर मुक्ता से कहता है, यानी वो इसको धिक्कार रहा है कुकुर मुक्ता को। तो ऐसे जो शब्द आए तो वो किसके अंदर, विस्मयादि बोधक के अंदर आए, जिसके अंदर हमारे मन के भाव है, जिसके अंदर गुस्सा आए, घृणा आए, प्रेम आए, सारे इसके अंदर काउंट होंगे। दूसरी बात पहचान में दिया, विस्मयादि बोधक अव्यय शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी इस प्रकार का चिन्ह है वो भी लगा हुआ रहेगा, अवश्य लगा होता है। अब जो हमारा जो 5 नंबर का जो प्रकार था जिसको हमने निपात कहा था वो भी देख लेते हैं। जो 4 प्रकार थे वो हमने अच्छे से देख लिए, यानी क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक हो गया, समुच्चय बोधक हो गया, विस्मयादि बोधक हो गया। अब जो 5 नंबर का वो निपात। निपात ऐसे अभिकारी शब्द होते हैं जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या कथन पर विशेष बल देने अथवा उसके अर्थ को सीमित करने के लिए किया जाता है। यानी या तो उस पर कोई स्पेशल बल देना हो और या फिर उसका जो एरिया है उसको सीमित करना हो, उसके अर्थ को सीमित करना हो, जैसे क्या, काश, तो, भी, ही, तक, लगभग, ठीक, करीब, मात्र, सिर्फ, हाँ, न, नहीं, मत आदि। और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, इतने मैंने यहाँ पर लिखे हैं। उदाहरण देखिए, ज्यादातर इन्हीं का प्रयोग होता है। उदाहरण में लिखा है मुझे मात्र 5 लाख रुपए दीजिए, ये मात्र शब्द आ गए, यानी मेरे को सिर्फ 5 लाख रुपए चाहिए, ना तो कम चाहिए ना ही ज्यादा चाहिए। आज तक, ये तक आ गए, ये पहेली मेरी समझ से बाहर है। आज तक, आज तक का मतलब होगा आज तक मेरे ये पहेली समझ से बाहर है, हो सकता है कल मेरे को समझ में आ जाए। समझ रहे हो बात में। आपको भी समारोह में आना है, कहने का मतलब दूसरे आए या ना आए आपको तो आना ही आना है। मैं रात भर जागता रहा, भर का मतलब पूरी रात जागता रहा, वह अब तक नहीं आया, यानी अब तक नहीं आया, आगे आ सकता है। आप भी मुझे प्रिय है, आप भी, ये भी आ गया। ठीक है, तो ऐसे जो उदाहरण है वो हमारे निपात के अंदर काउंट होते हैं, जैसे मात्र, तक, भी, भर, तक आदि। ठीक है, तो ये जो हमारा अविकारी शब्द था जिसको हमने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझने की कोशिश की। फिर भी किसी प्रकार का आपको डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई गलती नजर आती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, प्यारा सा अच्छा सा कमेंट करिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम संपूर्ण 2nd ग्रेड का कोर्स है वो अच्छे से करेंगे। इसके बाद में जो व्याकरण के कुछ टॉपिक और बचे ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हम जो रचनाएं वो शुरुआत करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।